तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में, मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है। तो हमें कब करना चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है बिजनेस साइकिल्स का, ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कि अगर हम किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। जैसे मान लो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी 50 के अंदर ऑटो भी आ जाता है, मतलब ऑटोमोबाइल, मारुति जैसी कंपनी भी आ जाती है, सीमेंट भी आ जाता है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट्स, ये सारी कंपनीज भी आ जाती हैं, एफएमसीजी भी आ जाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप, आईटीसी जैसी कंपनीज भी आ जाती हैं, फिर बैंकिंग भी आ जाता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये भी आ जाता है, फाइनेंशियल कंपनीज भी आ जाती है, जैसे एचडीएफसी हो गई, या हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज हो गई, या बजाज फाइनेंस टाइप कंपनीज हो गई, ये कंपनीज भी आ जाती हैं जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो। फिर इसके अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ऑयल वाली भी सारी चीज़ आ जाती है, एल&टी जैसी इंफ्रा भी आ जाती है, इंजीनियरिंग वाली कंपनीज भी आ जाती हैं। तो मतलब जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बहुत डाइवर्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें ऑटो भी आ गया, सीमेंट भी, एफएमसीजी भी, फाइनेंशियल भी, ऑयल भी, इंफ्रा भी, रबड़ भी, केमिकल्स भी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो। बिल्कुल सेम वैसे ही नेक्स्ट 50 में भी यही होता है। नेक्स्ट 50 में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर भी ऑटो भी आ रहा होगा, सीमेंट भी आ रहा होगा, एफएमसीजी भी आ रहा होगा, बैंक भी आ रहा होगा, फाइनेंशियल आ रहा होगा, ऑयल आ रहा होगा, इंफ्रा आ रहा होगा, हो सकता है कोई टेक कंपनी भी आ रही हो छोटी, हो सकता है कोई केमिकल कंपनी भी आ रही होगी, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जैसी। तो मतलब जब आप निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक बहुत ही डाइवर्स सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसके अंदर ऑटो भी है, सीमेंट भी है, एफएमसीजी भी है, बैंक भी है, सब कुछ है उसके अंदर। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, मतलब जैसे खाने पीने की चीज़ हो गई, जैसे आपकी चाय हो गई, बिस्किट हो गए, सिगरेट्स हो गए, सिगरेट्स इतना नहीं मानते, उसमें टोबैको में ले जाते हैं, लेकिन जो चाय हो गई, बिस्किट्स हो गए, आपके खाने पीने की, जैसे आशीर्वाद का आटा होगा, आईटीसी का, तो ये सारी चीज़ें जो है एफएमसीजी के अंदर आती है। फाइनेंशियल में मतलब मान लो एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का कार्ड है, बजाज फिनसर्व आप यूज करते हो, तो वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। उसका कोई बैंक तो है नहीं, बजाज फिनसर्व का कोई बैंक नहीं है, लेकिन वो एक एनबीएफसी है। बाकी ऑयल वाली कंपनीज हो गई, ऑयल वाली मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये हो गई, या इंफ्रा की कंपनीज हो गई, मतलब जैसे मान लो एल&टी हो गई, सीमेंस हो गई, तो ये सारी कंपनी हो गई। तो मतलब जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक बहुत ही डाइवर्स जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कि एक आधी इंडस्ट्री नहीं भी चली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब आप स्पेसिफिकली एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कैसे करोगे। तो जैसे मान लो आप स्पेसिफिकली ऑटो में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सारी ऑटो वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। तो एक बार देख लेते हैं ऑटो इंडेक्स कैसा है हमारा। तो कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे कि ऑटो इंडेक्स कैसा है। हम जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे गूगल पे निफ्टी ऑटो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन आप क्या सर्च करोगे, आप सर्च करोगे निफ्टी ऑटो। जैसे मैंने क्या सर्च किया हुआ, निफ्टी ऑटो। आपने देखना ऑटो में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो आप निफ्टी ऑटो में, यहाँ निफ्टी इंडेक्सेस वाली वेबसाइट होगी, इस पर जाओगे, निफ्टी ऑटो सेक्टर खोलोगे। तो जब आप इसे खोलोगे तो जस्ट अ सेकेंड, तो आप ये खोलोगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड करने को आपको बोलेगा। यहाँ पे ये दो आएंगी, आपको फैक्ट शीट्स पे नहीं जाना, आपको जाना है इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे और फैक्ट शीट पे। हम सो सॉरी, फैक्ट शीट्स पे जाना है और इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे जाना है। तो फैक्ट शीट खोलोगे तो ये आपका, जैसे अगर आप फैक्ट शीट मान लो जाते हो तो फैक्ट शीट में आपका खुल जाएगा। तो जैसे मैं जा रहा हूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी खोल रखा था, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये फैक्ट शीट आ जाएगी। इस फैक्ट शीट में आपको दिखा देगा कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 15 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बेस वैल्यू कितनी थी, कब स्टार्ट हुआ था, ये सब दिखा देगा। लेकिन हमारे लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो जैसे ऑटो, निफ्टी ऑटो के अंदर कौन कौन सी होंगी, ऑब्वियसली मतलब ऑटो वाली कंपनी होंगी, ऑटोमोबाइल होंगी, गाड़ियों की कंपनी होंगी, स्कूटियों की कंपनी होंगी, ये सब होगा। तो मारुति सुजुकी, इसकी परसेंटेज भी दिखा दी, इतने परसेंटेज है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसकी परसेंटेज भी दिखा दी। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, एमआरएफ, ये टायर की कंपनी, टायर का यूज होते हैं, ऑटो में यूज होते हैं, तो इसलिए हम ये भी दिखा दी। मदर्स और सुमी सिस्टम्स, ये क्या है, ऑटो के पार्ट्स की है। फिर बॉश, ये लाइट्स वगैरह बनाती है, जैसे जो आप देखोगे अपनी स्कूटी में, अगर आपके पास होंडा एक्टिवा है तो उसकी जो आप स्कूटी की जो लाइट है वो बॉश की है, वो आप चेक कर सकते हो। बहुत, ये भी ऑटो से रिलेटेड कंपनीज है। तो मतलब जब भी आप एक ऑटो मतलब इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सारी ऑटो वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करो। जैसे निफ्टी एनर्जी है, एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ऑयल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब गाड़ी को एनर्जी चाहिए तभी गाड़ी चलती है, गाड़ी को क्या एनर्जी चाहिए, ऑयल की एनर्जी चाहिए। ऑयल होता है, ऑयल बर्न होता है तभी गाड़ी चलती है, तो ये एनर्जी है। तो एनर्जी बहुत सारे टाइप में हो सकती है, मतलब नॉर्मल एनर्जी जैसे ऑयल वगैरह हो गया, या एनटीपीसी जैसे पावर ग्रिड जैसी कंपनीज, ये सारी कंपनीज भी होती हैं। तो एनर्जी में कौन कौन सी कंपनी देंगी, रिलायंस। क्यों, क्योंकि रिलायंस का तो मेन काम ही ऑयल का है। रिलायंस तो अब आईएसजीओ वगैरह में, इससे पहले तो रिलायंस क्या करती थी, ऑयल की रिफाइनिंग करती थी, जो ऑयल होता था उसको निकालती थी वो, और फिर इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, इन सब लोगों को देती थी ऑयल। तो रिलायंस हो गया, एनटीपीसी पावर ग्रिड हो गया, ओएनजीसी हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, गेल हो गया, ये भी गैस की है, हिंदुस्तान हो गया, टाटा पावर हो गया, अडानी ट्रांसमिशन हो गया। तो ये सारी क्या एनर्जी से रिलेटेड। तो अब जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं सेक्टर्स में, तो हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर हम इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता, स्पेसिफिक इंडस्ट्री में तो चलो हम इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री में करना चाहिए, मतलब ऑटो में करूं,
या बैंकिंग में करूँ, बैंकिंग के अंदर क्या आ जाएंगे सारे बैंक, जैसे SBI बैंक आएगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक। या मैं FMCG में करूँ, FMCG में आ जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ITC, ये सारी कंपनीज। या मैं ऑयल में करूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया रिलायंस वगैरह टाइप कंपनीज, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL ये आ जाएंगी। या मैं इंफ्रा में करूँ, इंफ्रा के अंदर क्या क्या आ जाएगा, इंफ्रा के अंदर आपका L&T टाइप आ जाएंगी, और रिलायंस भी आ जाएगी, बताऊंगा बाद में रिलायंस क्यों आएगी। और फिर L&T टाइप हो गई, पावर ग्रिड हो गई, NTPC आ गई, ये सारी कंपनी आ जाएगी। अगर आप मान लो कि स्पेसिफिकली कोई फील्ड और पकड़ना चाहते हैं, जैसे एक होती है फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल में कौन सी आएंगी, सारी NBFC आ जाएंगी, जो ऐसी कंपनी है जो फाइनेंस वाला लोन देती है, मतलब वो बैंक्स नहीं है, तो उसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, DHFL टाइप, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस टाइप, या HDFC जो कंपनी है, बैंक नहीं, HDFC जो कंपनी है वो सारी फाइनेंशियल में आ जाएगी। बैंकिंग में भी उसे आप कंसिडर कर सकते हो। ये अब मान लो आप केमिकल वाले किसी इंडेक्स में जा रहे हो, केमिकल सेक्टर में जा रहे हो, तो उसमें सारी केमिकल से रिलेटेड कंपनी आ जाएंगी। तो अब हम जब सेक्टर में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक सेक्टर को उठा रहे होते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर को पकड़ रहे होते हैं। तो हमें नहीं पता कि कौन सा सेक्टर अच्छा, कौन सा सेक्टर बेकार, मतलब हमें ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी कंपनी बेकार। ऑटो में जैसे क्या क्या है, मारुति भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है, बॉश भी है, MRF भी है, बहुत सारी कंपनीज है। हमें नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी कंपनी बेकार, तो हम कह रहे हैं हम पूरे ऑटो सेक्टर को उठा रहे हैं। अब बैंकिंग में हमें नहीं पता HDFC बैंक अच्छा, ICICI बैंक अच्छा, येस बैंक अच्छा, इंडसइंड बैंक अच्छा, अभी हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा, इंडिविजुअल स्टॉक्स हमने नहीं देखे, तो हम पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। बैंकिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री का एक ETF होता है जिसे हम कहते हैं बैंक बीज, क्या कहते हैं उसे, बैंक बीज। मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक ETF है, इंडेक्स फंड टाइप ही है। जो बैंक अच्छा करता रहेगा उसमें हमारे पैसे ज्यादा लगते रहेंगे, जो बैंक बेकार करता रहेगा उसमें पैसे कम लगते रहेंगे। मान लो बैंक बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है, उसमें हमारे पैसे निकल के किसी अच्छे बैंक में चले जाएंगे। तो बैंक भी बिल्कुल इंडेक्स फंड की तरह होता है, लेकिन इसे हम, मतलब ये ETF होता है तो इसे हम कहाँ खरीदते हैं, डीमैट में, और कोई फर्क नहीं होता। और उसमें हम जनरली सिप नहीं कर सकते होते, तो उसमें हम हर महीने के महीने खुद पैसे डालते हैं, लमसम अमाउंट डालते हैं। तो जब हम मान लो बैंकिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कौन सा बैंक अच्छा, कौन सा बैंक बेकार, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा बैंकिंग का सेक्टर ही उठा लेंगे। अब FMCG हमें नहीं पता कि ITC अच्छी है, FMCG या HUL अच्छी है, नेस्ले अच्छी है, हमें नहीं पता, तो हम पूरी FMCG उठा लेंगे। अब हमें नहीं पता BPCL अच्छा, IOCL अच्छा, कौन सा रिलायंस, तो हम पूरा ऑयल उठा लेंगे। इंफ्रा में हमें नहीं पता कौन सी कंपनी अच्छी, इंडिविजुअल स्टॉक्स अभी हमने नहीं सीखे, तो हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लेंगे। तो इसी तरीके से जब हम सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक सेक्टर को काम करती है जिसमें। तो अभी हमें नहीं पता कौन सी कंपनी अच्छी, तो हम कह रहे हैं कि हम पूरे सेक्टर को उठाना प्रेफर करेंगे। हम भी मान गए चलो ठीक है, पूरे सेक्टर को हम उठा लेंगे, लेकिन अब कौन से सेक्टर में कब इन्वेस्ट किया जाए ये हमें अभी नहीं समझ आ रहा। मतलब हमें नहीं पता ऑटो में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है, बैंकिंग में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है, इंफ्रा में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है, कमोडिटी वाली जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है। अभी हमें नहीं पता कि कौन से सेक्टर में कब इन्वेस्ट करें। तो वो समझाने के लिए मैं एक बार फिर से प्रेजेंटेशन पे जा रहा हूँ। मैं आपको बिजनेस साइकिल समझा रहा हूँ, बिजनेस साइकिल्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने बिजनेस साइकिल्स। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना है कि जो हमारी इकोनॉमी है ना तो सीधा ऊपर जाती है ऐसे, ना सीधा ही नीचे जाती है। तो कैसे जाती है, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करके ऊपर जाती रहती है, ऊपर नीचे करके ऊपर जाती रहती है हमारी इकोनॉमी ऐसे। तो जब मान लो ये बिल्कुल नीचे था, अब ये जब ऊपर जा रही है, जो ऊपर जाने वाला फेज होता है, जब ऊपर जाने वाला फेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। जब हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, बेटर हो रहा है सब कुछ, इसका मतलब एक्सपेंशन में क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन में ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस ग्रो कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिल रही होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ज्यादा इनकम आ रही होगी, इनकम ज्यादा आ रही होगी तो ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे, ज्यादा कंजम्पशन कर रहे होंगे, ज्यादा कंजम्पशन कर रहे होंगे तो जिन ब्रांड्स का सामान खरीद रहे होंगे, जिन बिजनेसेस का सामान खरीद रहे होंगे, तो वो बिजनेसेस भी बढ़ रहे होंगे। तो एक्सपेंशन में सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, GDP बढ़ रही होती है, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स होती हैं, आप देख रहे हो तो स्टॉक मार्केट मेकिंग ऑल टाइम हाइज, ऐसी चीजें हो रही होती हैं। फिर ये बढ़ के ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जब बहुत ज्यादा डिमांड आ जाती है, सारे बिजनेसेस अच्छा कर रहे होते हैं, बेकार से बेकार कंपनी भी चल रही होती है, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम बहुत खर्चा कर रहे होते हैं, मार्केट में बहुत पैसा होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन वाला फेज। ये एक्सपेंशन हो के एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जो टॉप पे जाके क्या बन जाता है, पीक बन जाता है, पीक। और यहां से क्या होता है, यहां से फिर नीचे गिरना शुरू होता है, यहां से नीचे गिरना शुरू होता है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि बिल्कुल ऊपर जाती रहे, और गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती बिल्कुल नीचे जाती रहे। क्यों, क्योंकि मान लो अगर गवर्नमेंट कहती है कि बिल्कुल ऊपर जाती रहे, तो ऊपर जा जाके इतना बड़ा ये बबल बन जाएगा, फिर जब ये क्रैश होगा तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत लोगों का, मतलब बहुत लोगों के सारे बिजनेसेस में नुकसान होगा, उनको बिजनेस बेचना पड़ता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे बबल बने, गवर्नमेंट चाहती है ऊपर भी जाए, थोड़ा थोड़ा नीचे भी आता रहे, ऊपर भी आता रहे, स्टेबिलिटी के साथ हम बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऐसे चाहती है। तो पीक के टाइम पे क्या होगा कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस कर रही होगी, इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस नहीं कर रही होगी, बढ़ा रही होगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, यहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही होगी एक्सपेंशन के लिए। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो बिजनेसेस करना मुश्किल हो जाता है, बिजनेस को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। मान लो ये मैंने आपको बात इकोनॉमिक्स में भी समझाई थी, फिर से बता रहा हूं। मान लो इंटरेस्ट रेट 9% है, 9% है, और बिजनेसेस बोल रहे हैं चलो 9% है तो कोई बात नहीं, 11% ही तो रिटर्न लाना है, आराम से 11% लाएंगे, 9% बैंक को दे देंगे। लेकिन अब RBI क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को 9 से 12% कर देती है, बोलती है 12% पे लोन मिलेगा। तो जब 12% पे लोन मिलता है तो बिजनेस
बिजनेसमैन सोचता है, एंटरप्रेन्योर सोचता है कि यार 15-16% रिटर्न लेके आना पड़ेगा तभी मैं बैंक को वापस कर पाऊंगा, तो यहाँ पे वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने से डरता है। तो मतलब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो बिजनेसेस को एक्सपांड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब 9% पे इंटरेस्ट रेट है तो आप बोलोगे यार इजीली गाड़ी भी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, फोन खरीद सकते हैं, ज्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं, घर के लिए ज्यादा मशीन वगैरह, वॉशिंग मशीन, एसी, हेयर ड्रायर, ये सारी चीजें हम ज्यादा खरीद सकते हैं क्योंकि सब कुछ सस्ता मिल रहा है, 9% पे मिल रहा है। जब यही सब 12 पे हो जाएगा तो आप एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा खर्चा खरीदने से बचोगे। तो जब नीचे होता है, जब इकोनॉमी की हालत खराब होती है तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई करती है, सब गवर्नमेंट नहीं करती, आरबीआई करती है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देती है कि आप जैसे और मेरे जैसे लोग ज्यादा हम खर्चा करें, गाड़ी खरीदें, फोन खरीदें, एसी वगैरह खरीदें, ज्यादा खर्चा करें, हम ज्यादा खर्चा करेंगे तो बिजनेस के बाद ज्यादा डिमांड जाएगी और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बिजनेस क्या बोलेगा कि मैं भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करूंगा, मैं भी एक दुकान है 2 दुकान खोलूंगा, 2 दुकान है 4 दुकान खोलूंगा, एक फैक्ट्री है 2 फैक्ट्री करूंगा, तो वो लोन लेगा और ज्यादा फैक्ट्री खोलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, कहता है 9% ही तो सिर्फ 11% भी कमा लूंगा तो आराम से बैंक को वापस कर दूंगा, तो रिस्क कम हो जाता है। तो बिजनेसमैन बोलता है कि मैं भी एक्सपेंशन करूंगा। तो एक्सपेंशन में ऐसा हो रहा है। पीक पे क्या होता है, ये सब हो रखा होता है। एक जिसकी एक फैक्ट्री थी उसने 2 फैक्ट्रियां कर लिया, वो 2 की 4 करने की सोच रहा है, जिसकी एक दुकान थी उसने 2 कर लिया, वो 2 की 3 करने की सोच रहा है। आप जैसे मेरे जैसे लोग, हम जैसे लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, घर खरीद लिए, ये सब चीजें खरीद ली है, लेकिन ये एक पीक बन जाता है। इतनी डिमांड यहाँ पे हाई होती है कि गवर्नमेंट को और आरबीआई को डर लग रहा होता है कि अगर यहाँ से बिल्कुल एकदम से ब्लॉक हो गया, अगर यहाँ से और बड़ा बन गया, ये और बड़ा ये सर्कल बन गया, ये सर्कल और बड़ा हो गया, तो जब ये टूटेगा एक दिन तो टूटना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बार क्या होगा, बिजनेसमैन इतनी ज्यादा सप्लाई बना देगा, बिजनेसमैन इतनी बड़ी सप्लाई कर देगा कि इतनी डिमांड ही नहीं होगी, फिर बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, फिर ओवरऑल पूरी इकोनॉमी सफर करती है। तो सरकार ना तो बिल्कुल ऊपर जाना चाहती है, ना सरकार बिल्कुल नीचे जाना चाहती है। तो आरबीआई क्या चाहती है कि, और आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों, ना बिल्कुल ऊपर चली जाए ना बिल्कुल नीचे जाए, तो बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ बढ़ना चाहती है। ज्यादा ऊपर जाएगी तो भी उसको रोक के नीचे ले आएगी, ज्यादा नीचे जाएगी तो भी रोक के ऊपर ले आएगी, तो बिल्कुल नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर बढ़ना चाहते हैं। तो जब बिल्कुल पीक हो रही होती है, पीक के आसपास, मतलब पीक हुई भी नहीं होती, पीक के आसपास गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो अब बिजनेसमैन को डर लग रहा है एक्सपेंशन करने में, उसको पता नहीं कि 12% आ पाएगा नहीं आ पाएगा, तो इसलिए बिजनेसमैन को डर लग रहा है। और जो आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हमें भी लग रहा है कि यार लोन इतना महंगा हो गया, अब घर खरीदने का फायदा नहीं है, कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदने का फायदा नहीं है, फोन खरीदने का फायदा नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे, हम अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर देंगे, तो मतलब डिमांड भी कम हो जाएगी, और जो बिजनेसमैन है वो भी एक्सपांड करने से डरेगा तो वो भी सप्लाई कम कर देगा, तो एक तरीके से नीचे आ जाएंगे। तो ये रिसेशन वाले फेज में फिर आ जाएंगे हम, फिर रिसेशन में नीचे आके एक ट्रफ बन जाएगा। तो यहाँ पे हालत सबकी बहुत खराब रखी होगी, यहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं होगी, बिजनेस एक्सपांड नहीं हो रहे होंगे, डिमांड नहीं होगी, चीजों की डिमांड खत्म हो गई होगी। तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी और आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देगी। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगी तो आप क्या करोगे, वापस सामान खरीदना शुरू कर दोगे, डिमांड बढ़ा दोगे, अलग अलग चीजें खरीदोगे। बिजनेसमैन क्या बोलेगा कि एक फैक्ट्री को 2 करूंगा, 2 को 4 करूंगा, एक दुकान को 2 करूंगा, 2 को 4 करूंगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स ये सारे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन लेके घर खरीद रहे होंगे और घर बना रहे होंगे और एक्सपेंशन कर रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है डिमांड तो आ ही रही है। तो इस तरीके से एक्सपेंशन रिसेशन होता रहता है और एक तरीके से हम ऊपर पहुंच जाते हैं, मतलब हमारी जीडीपी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो जाए, बहुत ज्यादा जब एक्सपेंशन हो जाती है फिर उसको कंट्रोल करने में डिफिकल्टी हो जाती है, या बहुत नीचे आ जाए और बहुत टाइम के लिए हम नीचे आ जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है इसको रिड्यूस करने में, इसको बढ़ाने में। जब मान लो बहुत नीचे आ गए, बहुत टाइम से स्लो डाउन चल रहा है, तो उसको बढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बिजनेसमैन को डर लग रहा था कि डिमांड नहीं आई तो मैं क्या करूंगा। तो हम बहुत ऊपर भी नहीं जाना चाहते, हम बहुत नीचे भी नहीं जाना चाहते, हम बिल्कुल एवरेज रहना चाहते हैं, मीडियम रहना चाहते हैं, और धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना चाहते हैं। कि मतलब किसी को भी ना, हम जैसे लोगों को जो हम खरीदते हैं और जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, दोनों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ पे ड्राइंग पे दिखाता हूँ आपको कि ये पीक है हमारी, ये ट्रफ है और ये वापस पीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको पूरी चीज। पीक पे क्या हो रहा होगा, पीक पे बहुत ज्यादा हालत जो होगी बहुत बढ़िया हो रखी होगी, सबकी हालत बहुत अच्छी होगी, सबको जॉब्स मिल रही होंगी, सारे खर्चा कर रहे होंगे, बिजनेसमैन अपने बिजनेस बढ़ा रहे होंगे, सब बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई गवर्नमेंट दोनों इसमें रूल प्ले करती है, पर गवर्नमेंट जनरली रूल प्ले करती है ट्रफ में करती है, आरबीआई यहाँ पे कर देगी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगी, आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जब आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हम जैसे लोग बोलेंगे यार इतने महंगे इंटरेस्ट में मिल रहा है तो घर नहीं खरीदनी, गाड़ी नहीं खरीदनी, फोन नहीं खरीदना, तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी तो बिजनेसमैन क्या बोलेगा, यार ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करनी, क्यों, क्योंकि 12% पे मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना महंगा इंटरेस्ट मिल रहा है, गलती से मेरा रिटर्न ना आ पाया होता तो मैं कोलैप्स हो जाऊंगा, इसलिए वो क्या बोलेगा कि ज्यादा एक्सपेंशन इस टाइम पे नहीं करनी। तो फिर डिमांड कम हो गई, बिजनेस की एक्सपेंशन कम हो गई, धीरे हो के इकोनॉमी नीचे आ गई। तो यहाँ पे नीचे आ गई ट्रफ, तो अब बोलेगी, अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आरबीआई क्या बोलेगी, अब तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, अब तो बहुत नीचे आ गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ज्यादा से ज्यादा घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं। बिजनेसमैन क्या बोलेगा, एक दुकान की 2 करूंगा, 2 की 4 करूंगा, फैक्ट्री 1 की 2 करूंगा, फैक्ट्री 1 की 4 करूंगा, और मतलब इस तरीके से वो कहता है कि बिजनेस को भी मैं एक्सपैंड करूंगा। फिर इसी तरीके से बढ़ जाता है। और मान लो कभी कभी क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और ये बढ़ने में दिक्कत दे रहा होता है, मतलब जो हम जैसे लोग हैं, हम खर्च नहीं कर रहे होते,
या जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन को डर लग रहा होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है अपनी। स्पेंडिंग मतलब क्या बोलेगी, गवर्नमेंट दिल्ली से लेके चेन्नई तक का एक बहुत बड़े का एक हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट किसको दे देगी, एल को बोलेगी, और एल को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, बोलेगी इस इतने बड़े हाईवे पे दिल्ली से लेके तमिलनाडु तक का हाईवे है, इस पे आपको काम करना है, बहुत बड़ा हाईवे बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे बनाना है आपको। तो इस तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट एक कंपनी को दे देगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को, इसके लिए इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा, लेबर को हायर करना पड़ेगा, सीमेंट मंगवानी पड़ेगी, सरिया मंगवाना पड़ेगा, ये सारी चीजें मंगवानी पड़ेंगी और अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। और इस वजह से क्या होगा, फिर इकोनॉमी में और जीडीपी में और देश में क्या होगी, पावर आएगी और पैसा आएगा। इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, एल को दे दिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। गवर्नमेंट को, एल के पास पैसा गया, एल क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को जॉब्स देगा, बहुत सारा इंजीनियर्स बनाएगा, बहुत ज्यादा सीमेंट वगैरह खरीदेगा, जिससे वो बनाने की इसको कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से हमारी जो जीडीपी है वो चलती रहेगी। एक पीक आएगा, एक ट्रफ आएगा, एक पीक आएगा, एक ट्रफ आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि कितना बड़ा पीक होगा, कितना बड़ा ट्रफ होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ट्रफ आ गया, मतलब ट्रफ बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 3 साल का होता है जनरली, 2 साल मान लेते हैं हम इसको, 2 से 3 साल भी नहीं, 2 साल, 2 साल का मान लो एक ट्रफ बन गया, मतलब 2 साल के अंदर अंदर ये वापस ऊपर बढ़ना ही पड़ेगा इसको। मतलब आरबीआई भी आ जाएगी, गवर्नमेंट भी आ जाएगी, और भी तरीके से हेल्प होगी, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम करके हो सकता है। कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट, नोट प्रिंट करना स्टार्ट कर देती है। तो मतलब कुछ भी करके हम यहाँ से इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 2 से 3 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा टाइम लगा दे आने में, या आरबीआई थोड़ा टाइम लगा दे इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करने में अच्छे लेवल पे। तो कभी कभी इसमें टाइम भी हो सकता है। तो बर्स्ट जब होता है, तो जनरली जब नीचे होती है, मतलब इकोनॉमी नीचे होती है, इस वाले फेज में जब हम होते हैं, ट्रफ वाले साइड में जब हम होते हैं, जब यहाँ हम नीचे गिर रहे होते हैं, कहते हैं बर्स्ट, जैसे रिसेशन कह सकते हैं। जो आप कह रहे हो, जब रिसेशन वाला टाइम होता है, तो यहाँ जब नीचे पहुंच जाते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक का होता है। और उससे पहले 2 साल से पहले आरबीआई भी और गवर्नमेंट भी आके इसको ठीक करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये भी चाहती है कि इकोनॉमी ओवरऑल हमारी इंप्रूव हो। तो ये हम एक बार समझ आ गया। और आरबीआई और गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहती है, ये चाहती है कि जो इन्फ्लेशन हो वो भी ठीक ठीक हो और स्टेबिलिटी हो। ऐसा भी ना हो कि एकदम से बहुत ऊपर चली जाए, ऐसा भी ना हो कि एकदम से बहुत नीचे आ जाए। तो दोनों ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते एकदम से ऊपर एकदम से नीचे जाना, क्या चाहते हैं धीरे धीरे जाके बढ़ती रहे। तो ये है, फिर से एक बार मैं बना लूंगा ग्राफ, और ये फिर इस तरीके से ऐसे नीचे। तो ये हमारा ट्रफ था, ये हमारा टॉप था। तो यहाँ पे जब हम कहाँ पे हैं, बिल्कुल नीचे अभी हम। तो ये 4 फेजेस के अंदर जनरली होता है। इन 4 फेजेस में हम बात करने वाले हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, ये ट्रफ है और ये मान लो ये टॉप है। तो यहाँ पे इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा। पहली बात तो आपको समझ आ गया कि आरबीआई क्या करेगी यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद बताओ, आपको खुद सोचना चाहिए। आप वीडियो पॉज करो और खुद सोचो यहाँ पे आरबीआई क्या कर रही होगी जब हालत खराब होगी। तो अगर आपने ये बोला है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस कर रही होगी, तो बिल्कुल सही है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस कर रही होगी। क्यों कर रही होगी रिड्यूस, क्योंकि वो चाह रही होगी कि हम जैसे लोग, आप जैसे मेरे लोग डिमांड बढ़ाएं, चीजें खरीदें और बिजनेस भी एक्सपैंड करें। तो जब हम जैसे लोग डिमांड क्यों बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, तो क्योंकि हम लोन लेंगे और हम डिमांड बढ़ाएंगे अपनी। तो ये फेज 1 है। ये क्या है, फेज 1, ये है फेज 2, ये है फेज 3 और ये है फेज 4। तो जब हम लोग लोन लेंगे और अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, लोन लेके गाड़ी खरीदेंगे, लोन लेके घर खरीदेंगे, लोन लेके अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, बिजनेसमैन लोन लेंगे और लोन लेके अपने बिजनेसेस को बढ़ाएंगे, एक फैक्ट्री की 2 करेंगे, 2 दुकान की 4 करेंगे। तो क्या करेंगे, लोन लेंगे। तो लोन लेते हैं, जब भी मैं लोग या बिजनेसमैन लोन लेते हैं, सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, सबसे ज्यादा फायदा होता है बैंक्स का। क्यों, क्योंकि बैंक्स को भी तो फायदा होगा ना अगर आप लोन लोगे, क्योंकि उनको आप इंटरेस्ट दोगे। तो फेज 1 में जो बैंक्स हैं, बैंक्स उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फेज 1 में जो बैंक्स है उनको फायदा होगा। तो हम बोलेंगे अगर फेज 1 चल रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे। हमें पता नहीं एचडीएफसी बैंक अच्छा, आईसीआईसीआई अच्छा, इंडस्ट्री अच्छा, तो हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। फिर और किसको फायदा हो रहा होगा, जब आप लोन लोगे, जब आप जैसे लोग और मेरे जैसे लोग, हम लोग जब लोन लेंगे तो हम क्या खरीदते हैं, हम जनरली क्या खरीदेंगे, फोन वगैरह खरीदेंगे, छोटी मोटी चीजें, हम मतलब ऑटोमोबाइल खरीदेंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, स्कूटी खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे। और तो इसलिए क्या होगा, ऑटो इंडस्ट्री को यहाँ पे मजा आ रहा होगा, क्योंकि लोग लोन लेके खरीद रहे होंगे, गाड़ी खरीद रहे होंगे और स्कूटीज बाइक खरीद रहे होंगे, तो ऑटो को मजा आ रहा होगा। फिर आप जैसे लोग, हम लोग और क्या खरीदना प्रेफर करते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घर खरीदना प्रेफर करेंगे, मतलब रियलिटी, यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी यहाँ पे मजा आ रहा होगा। तो जो फेज 1 होगा, फेज 1 जो हमारा रिकवरी का फेज 1 होगा, उसमें बैंक्स को मजा आ रहा होगा, ऑटो को मजा आ रहा होगा और रियलिटी को मजा आ रहा होगा। तो इन 3 सेक्टर में हम इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। फिर मान लो ये बढ़ के फेज 2 पे आ गए। अब हम कहाँ गए, फेज 2 पे, मतलब यहाँ फेज 1 था, यहाँ बढ़ के हम फेज 2 पे आ चुके हैं। अब फेज 2 पे क्या होगा, फेज 2 पे क्या होगा, जब हम देखेंगे कि ऑटो की डिमांड बढ़ गई है, तो ऑटो वाली जैसे मारुति जैसी कंपनीज है, या महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनीज है, या टीवीएस जैसी कंपनीज है, क्या कर रही होंगी, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगा रही होंगी। क्यों लगा रही होंगी फैक्ट्रीज, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, तो इनको अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर रही होंगी, फैक्ट्रीज लगा रही होंगी। तो यहाँ पे किसकी डेवलपमेंट हो रही होगी,
इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होगी। ये ऐसी इंडस्ट्रीज की जो कि कैपिटल गुड्स वाली होती हैं। कैपिटल गुड्स वाली कौन सी होती है, मतलब जो और इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। जैसे मान लो सीमेंस जैसी कोई कंपनी हो गई या एल जैसी कोई कंपनी हो गई, तो वहां पे उनको मजा आ रहा होगा। यहाँ पे एल जैसी कोई कंपनी है, इंफ्रा हो गया, या सीमेंस जैसी कोई कंपनी है, उनको बहुत मजा आ रहा होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो ऑटो है, ऑटो ये अपनी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बढ़ा रही होगी, तो यहाँ से आएगा वो सारा काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। रियलिटी वाली बोलेगी कि यहाँ पे तो रियलिटी हमारी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अब कोई नई जगह लो और वहां पे बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो और वहां पे हम एक अपार्टमेंट बनाएंगे। रियलिटी वाले बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर ये बोल रहे होंगे। तो वहां पे भी हमें क्या चाहिए, इंफ्रा चाहिए और कैपिटल गुड्स चाहिए। मतलब कैपिटल गुड्स वाली कौन सी हो गई, जो और इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो और इंडस्ट्रीज को ग्रो करती है, हेल्प करने, मतलब हेल्प करती है ग्रो करने में, कैपिटल गुड्स वाली। फिर ये भी होगा। फिर अब इस फेज 3 में क्या होगा, फेज 3 में बहुत ध्यान से क्या होगा, जब आप इंफ्रा की डेवलपमेंट कर रहे हो, जब आप इंफ्रा की डेवलपमेंट कर रहे हो, बड़े बड़े मॉल्स बना रहे हो, बड़ी बड़ी रोड्स बना रहे हो, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना रहे हो, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चीजें चाहिए होंगी ना, आपको कमोडिटीज चाहिए होंगे। आपको क्या चाहिए होंगी, कमोडिटीज। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, आपको कमोडिटीज चाहिए होंगी। कमोडिटीज क्या होती है, मतलब अब आपको बहुत बड़ा मॉल बनाना है, बहुत बड़ा मॉल बनाना है, तो आपको शायद उसके लिए सीमेंट तो चाहिए होगा, आपको सीमेंट चाहिए होगा, उसके लिए आपको स्टील चाहिए होगा, उसके लिए आपको ऑयल चाहिए होगा। ऑयल क्यों चाहिए होगा, क्योंकि कोई भी मशीनरी आप रन कर रहे हो तो ऑयल पे ही तो रन होगी। तो ये जितने भी कमोडिटीज वाले होते हैं, कमोडिटीज वाले बिजनेसेस होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे जो बिजनेस है यहाँ पे ये सारे रन कर रहे होंगे। क्योंकि अब जो इंफ्रा वाली हैं कंपनीज, उनको अगर बढ़ना है तो उनको क्या चाहिए, इंफ्रा को मॉल बनाना है। अगर मॉल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको सीमेंट भी चाहिए, स्टील भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। तो जो कमोडिटी सेक्टर होगा ये बढ़ रहा होगा। कमोडिटी कौन कौन सी होती है जनरली, कमोडिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक होती है सॉफ्ट और एक होती है हार्ड। सॉफ्ट में क्या आता है, सॉफ्ट में आपकी जनरली फूड आइटम्स आ जाती है, और हार्ड में क्या आता है, ऑयल हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारी हो गई हार्ड कमोडिटीज हो गई। तो कमोडिटीज हमें समझ आ गया। फिर फेज 4 में क्या होता है, फेज 4 में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पहुंच चुके होते हैं। जब फेज 4 पहुंचता है तो हम कहाँ पहुंच चुके होते हैं, इधर कहीं हम पहुंच चुके होते हैं, बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके होते हैं। तो यहाँ आरबीआई को डर लग रहा होता है कि चलो ऊपर तो हम पहुंच गए, यहाँ पे मैं फेज 4 का यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है ऊपर पहुंचने में कि अगर ये जो डिमांड है, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि डिमांड खत्म हो जाएगी, क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिमांड नहीं बढ़ सकता, अनलिमिटेड मनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड कम हो जाएगी। तो जो बिजनेसमैन है, जो इतना ज्यादा अपनी एस्केलेशन कर रहा है, इतना ज्यादा अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ा रहा है, इतनी ज्यादा सप्लाई दे रहा है, उसकी सप्लाई जो है कोई यूज ही नहीं लेगा, क्योंकि डिमांड एक तरीके से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, तो आप बताओ यहाँ पे आरबीआई क्या कर रही होगी, आपके हिसाब से आरबीआई यहाँ पे क्या कर रही होगी। तो अगर आपका आंसर ये है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रही होगी यहाँ पे, तो आप गलत हो। आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर रही होगी। आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर रही होगी। क्यों इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि वो चाहती है कि हम जैसे लोग जो खरीद रहे थे, हम अपने डिमांड को कम करें, हम अपने डिमांड को कम करें। और वो चाह रही है कि जो बिजनेसमैन है अपने बिजनेस को इतना एक्सपैंड कर चुका है, वो भी एक्सपेंशन को कम करे, क्योंकि हम थोड़ा सा नीचे वाले फेज में जाएंगे। अब फिर नीचे एक तरफ बन जाएगा, फिर ये बिल्कुल सीरीज जो है कंटिन्यू हो रही होगी। तो आरबीआई ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया अपना, आरबीआई ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो यहाँ पे फेज 4 में सिर्फ दो इंडस्ट्री जनरली चल रही होती है, इन्हें कहते हैं डिफेंसिव। इन्हें बोलते हैं हम डिफेंसिव, मतलब इसमें डिफेंसिव कहते हैं इसको। मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आता है। इसमें दो चीजें आती हैं जनरली, एफएमसीजी और एक इसमें आती है फार्मा। तो एफएमसीजी का मतलब क्या हो गया, खाने पीने की चीजें, बिल्कुल बेसिक, चाय हो गई, बिस्किट हो गई। या मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बिजनेसेस खराब हो रहे हैं, लेकिन अगर आप शाम को एक चाय पीते थे ब्रुक बॉन्ड की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, और अगर आप उसके साथ ब्रिटानिया का बिस्किट खाते थे, वो तो आप खाओगे, ऐसा तो नहीं है मतलब कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बिजनेसेस खराब हो रहे हैं, तो आप चाय पीना छोड़ दोगे, आप बिस्किट खाना छोड़ दोगे। अगर आप सिगरेट पीते हो, वैसे तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, पर मान लो आप सिगरेट पीते हो तो आप सिगरेट पीना बंद कर दोगे, हो सकता है एक आधी बढ़ाई तो अपनी। तो इसलिए अब जब डिफेंसिव वाला काम होगा, फेज 4 में क्या होगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही होगी, बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो एफएमसीजी, जो बेसिक एफएमसीजी वाली चीजें आपकी, जैसे चाय हो गया, बिस्किट हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, बॉडी वॉश हो गया, ये सारी जो बिल्कुल बेसिक चीजें ये चलेंगी। और मान लो अगर आप कोई दवाई लेते हो, कोई हार्ट की दवाई ले रहे हो, किसी और चीज की कोई आप दवाई ले रहे हो, तो जो फार्मा वाली चीजें हैं, जो मेडिसिन वगैरह हैं, ये भी चलेंगी। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो है हमारी सेक्टर रोटेशन चलती है। तो अभी हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, पर एक बार मैं फिर से इसको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ हम टॉप पे थे, टॉप से हम नीचे और हमने एक ट्रफ बना लिया, मतलब एक बिल्कुल बेस पे आ गए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हालत बहुत खराब है, इकोनॉमी की डिमांड भी नहीं है, लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, बिजनेस एक्सपेंशन में मुश्किल हो रही है। तो आरबीआई ने क्या बोला, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दो। आरबीआई ने क्या बोला, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दो। जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया, तो अब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया तो क्या हो गया, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, हमारे लिए घर खरीदना आसान, गाड़ी खरीदना आसान, फोन खरीदना आसान, बिजनेस वालों के लिए बिजनेस को एक्सपेंशन। लेकिन ये इन सब चीजों के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे बैंक के पास।
और बैंक से हम क्या लेंगे, बैंक से हम लोन लेंगे। तो बैंक से लोन लेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, बैंक को होगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोन लेंगे हम उसका इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को, तो बैंक की अर्निंग बढ़ेगी। तो इस टाइम पे फेज 1 में बैंक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम जब लोन लेंगे तो हम क्या खरीदेंगे, वैसे तो बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन जनरली हम गाड़ियां खरीदना प्रेफर करेंगे, गाड़ी हो गई, स्कूटी हो गई, बाइक हो गई। तो ऑटो सेक्टर में अच्छा हम देखेंगे अपसाइड, और हम घर खरीदना प्रेफर करेंगे। हम क्या बोलते हैं, घर होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए जनरली। तो हम गाड़ियां खरीदना प्रेफर करेंगे और हम घर वगैरह खरीदना प्रेफर करेंगे। तो फेज 1 में ये बढ़ेगा। तो जब एक टाइम पे ऐसा आएगा कि गाड़ियों की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, तो जो मारुति वाला है या फिर जो महिंद्रा एंड महिंद्रा वाला है, जो टीवीएस वाला है या बजाज ऑटो वाला है, ये सारे लोग क्या बोलेंगे, ये सारे लोग बोलेंगे चलो और फैक्ट्री लगाते हैं, और इनकी जो डिमांड आ रही है उसको पूरा करने के लिए हमें और फैक्ट्रीज चाहिए। तो वो क्या करेंगे, और फैक्ट्रीज लगाएंगे। तो उसमें इंफ्रा की डेवलपमेंट होगी और कैपिटल गुड्स के। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, जो और ऐसे ऐसे बिजनेसेस जो और बिजनेसेस को बढ़ने में हेल्प करें, मतलब ऐसे बिजनेसेस जो और बिजनेसेस को बढ़ने में हेल्प करें। फिर अब फेज 3 में क्या होगा, अब जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा इंफ्रा बढ़ चुका है, इंफ्रा बढ़ रहा है, मॉल्स बन रहे हैं, अलग अलग रियल एस्टेट डेवलपर्स नई नई जगहों पे मॉल्स बना रहे हैं। तो वहां पे क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहां पे रोड चाहिए, वहां पे मॉल चाहिए, वहां पे ब्रिजेस चाहिए। तो उसके लिए एल&टी जैसे लोग तो फेज 2 में आ गए थे, लेकिन इनको बढ़ने के लिए क्या चाहिए, बढ़ाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, सब बनाने के लिए क्या चाहिए, कमोडिटीज चाहिए। मतलब क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए तभी तो घर बनाएंगे, तभी तो वो इंफ्रा बनाएंगे, तभी तो मॉल बनाएंगे। उनको स्टील चाहिए, उनको ऑयल चाहिए, तभी तो ये सारी चीजें होंगी। तो फेज 3 में कमोडिटीज यानी कि सीमेंट, स्टील, ऑयल, ये सब बढ़ता है। और कमोडिटीज कौन कौन सी होती है, दो मैंने आपको बताई, एक होती है सॉफ्ट कमोडिटीज, एक होती है हार्ड कमोडिटीज। सॉफ्ट कमोडिटीज में जनरली आपका फूड आइटम्स आती हैं, और जो हार्ड होती हैं उसके अंदर क्या आता है, ऑयल और सीमेंट वगैरह आता है। फिर फेज 4 में क्या होगा, हम बहुत ऊपर पहुंच चुके होंगे यहाँ पे, और आरबीआई को डर लग रहा होगा कि अगर ये डिमांड एकदम से खत्म हो गई और सप्लाई जो है ये बढ़ाते जाए, तो सारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत खराब हो जाएंगे और उनका जो मोटिवेशन है काम करने का वो चला जाएगा। तो आरबीआई यहाँ टॉप पे पहुंचने से पहले क्या करती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर देती है कि अब यहाँ पे क्या होगा, चीजें खरीदना मुश्किल हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, और बिजनेसेस के लिए एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, यहाँ पे डिफेंसिव चल रहे होंगे, एफएमसीजी मतलब चाय हो गया, बिस्किट हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, ये सारा डिफेंसिव में आता है। क्योंकि अब चाय तो पी रहे होगे, अब बिस्किट तो खा ही रहे होगे, कॉफी तो पी रहे होगे आप। और फार्मा, अगर आप कोई दवाई लेते हो, दवाई तो फिर भी ले ही रहे होगे, चाहे आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, घटा रही है, कुछ भी कर रही है, मतलब चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं चाहे कम हो रहे हैं, आप अपनी चाय वगैरह एफएमसीजी कंज्यूम कर रहे हो, अपनी दवाई वगैरह कंज्यूम कर रहे हो। तो इस तरीके से 4 फेजेस होते हैं जो इकोनॉमी में, अगर हम ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं तो इस तरीके से चलते हैं। तो हमें कौन से वाले में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा कितने टाइम के लिए चलता है, मतलब इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम हो कि पीक वाला इतने टाइम के लिए चलेगा कि नीचे वाला इतने टाइम के लिए चलेगा। लेकिन जनरली बोलते हैं कि जो बर्स्ट होता है, बर्स्ट जब मतलब नीचे आ गए हम यहाँ पे, तो 2 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको ऊपर ले जाएं। मतलब मान लो अगर हम यहाँ पे हैं तो गवर्नमेंट चाहेगी, आरबीआई चाहेगी कि 2 साल के अंदर अंदर इसको हम निपटा कर जल्दी से ऊपर चलें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 साल अगर हम ज्यादा टाइम वेट कर लेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बिजनेस को फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाएगी एक्सपैंड करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम 2 साल तक का होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट और आरबीआई टाइम लगा देती है आने में, इंटरवीन करने में टाइम लगा देती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा, मतलब बहुत सारे एल&टी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, या इंटरेस्ट रेट्स बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया। ये करने में गवर्नमेंट और आरबीआई कभी कभी टाइम लगा देती है, 2 साल का, कभी कभी 2.5 साल, 3 साल, 3 ईयर्स तक भी हो सकता है, लेकिन जनरली 2 ईयर्स होता है। लेकिन इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो हमने ग्राफ डिस्कस कर लिया, हमने बूम एंड बर्स्ट देख लिया क्या होता है। बर्स्ट हमें पता है जब नीचे आ रही होती है तो ये वाला जो टाइम होगा ये बर्स्ट होगा, ये रिसेशन वाला टाइम बर्स्ट होगा, ये जो बढ़ रही है बूम होगा, ये एक्सपेंशन होगा। 4 फेजेस की हमने बात कर ली। फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि मैंने एक मतलब एक बंदे का इंटरव्यू देखा था जो स्पेशलिस्ट है इसके अंदर, सेक्टोरल इन्वेस्टिंग के अंदर, वो करता है सेक्टोरल इन्वेस्टिंग है। तो उसने बोला बिजनेस साइकिल्स एंड मार्केट साइकिल्स में नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि बिजनेसेस में फेज 2 आ गया है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में फेज 2 वाली जो कंपनी थी, जैसे हमने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, जैसे एल&टी हो गया, या इंफ्रा वाली कंपनीज, कैपिटल गुड वाली कंपनीज, ये हो सकता है ना बढ़े। क्यों, क्योंकि हो सकता है इनका जो सेंटिमेंट है वो बहुत लो, या हो सकता है ऐसा हो कि मार्केट के अंदर फेज 1 वाला ये भी काम हो रहा है, या ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर फेज 1 आ गया, मतलब जो एक्चुअल बिजनेसेस हैं, जो एक्चुअल इकोनॉमी है उसके अंदर फेज 1 चल रहा है, लेकिन बैंकिंग को अभी तक इतना कोई पुल नहीं मिला है, और जो मान लो ऑटो है उसको इतना पुल नहीं मिला है, वो अभी भी बहुत स्टेगनेंट है। तो अभी मतलब ऐसा हो सकता है कभी कभी कि जो एक्चुअल में हो रहा है और जो स्टॉक मार्केट में हो रहा है वो डिफर हो जाए। जैसे हमने बात करी थी, ऐसा हो सकता है कि जीडीपी बहुत अच्छा कर रही है लेकिन निफ्टी बेकार कर रही है, या ऐसा हो सकता है कि जीडीपी बहुत बेकार कर रही है लेकिन निफ्टी अच्छा कर रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोइंसाइड ना हो, कि जो एक्चुअल मार्केट में हो रहा है, जो एक्चुअल बिजनेस में, जो एक्चुअल इकोनॉमी में, जो एक्चुअल जीडीपी में हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो और जो स्टॉक मार्केट में हो रहा है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ना करें। ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो इसलिए हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा कब किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मैंने आपको बताया। तो अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, अभी डिसीजन कोई नहीं लेना हमने। तो कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में हम इस स्लाइड में बात करने वाले हैं।